एक बुजुर्ग व्यक्ति जब कार नई चमचमाती कार लेके जाता है मंदिर की तरफ और वहाँ पे सभी भिखारियों पे जो है वो मिठाई बांटता है और अपनी पत्नी को कहता है कि तुम अपनी हाथों से दो ताकि और जो है मुझे अच्छा लगे, क्योंकि हमने बहुत बुरा वक्त देखा और आज जो है हमें ये मुकाम जो है वो हासिल हुआ है। जब भी वो कतार में सभी बैठे जो भिखारी हैं उनको जो है एक एक डिब्बा मिठाई दे रहे थे, तभी वहाँ पे जो है अचानक से नज़र पड़ती है कि वहाँ पे एक जो है जवान उनके बेटे और बहू जो है वो भी उसी लाइन में बैठे हुए थे। और जैसे वो देखते हैं तो वो तुरंत अपनी कार की तरफ जाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। तभी महिला को थोड़ा सा जो है मन उसका पसीज जाता है, पर बुजुर्ग व्यक्ति जो रहता है वो कहता है कि नहीं, ये हमारे कोई भी नहीं है और तुम यहाँ से फ़ौरन चलो। तभी उनके पीछे जो है वो उनके बच्चे और बहू जो है वो उनके पीछे जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी थोड़ी सी मदद करिए, हमारी ऐसी बुरी हालत हो गई है, हमारी जो है वो थोड़ी मदद करिए। तब वो कहते हैं कि जब हमारा बुरा वक्त था तो तुमने शायद हमारे साथ इससे भी ज़्यादा बदसलूकी की थी, तो तुमको वही सब किया मिल रहा है। पर ऐसा क्या हुआ था कि बुजुर्ग जो है वो कार से चल रहा था, पर उनके बेटे और बहू जो हैं जो जवानी के अवस्था में भी भीख मांग रहे थे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। कुछ लोग का ऐसा कहना है कि जो भी कहानियाँ रहती हैं वो मनगढ़ंत रहती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं घटित रहती है कहानियाँ, तभी वो जो है प्लेटफॉर्म में या कहीं सुनी जाती है, देखी जाती है, तो उस पर चर्चा होती है। तो अगर कहानी है, क्राइम है, तो कहीं ना कहीं घटित होता है तो ही हमारे तक पहुँचता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं पूरा जो किस्सा है। और इस स्टोरी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये भी सीखने को मिलेगा कि जो जैसा करता है उसको कहीं ना कहीं उसका फल ज़रूर मिलता है। तो बुजुर्ग महिला जो है वो जाती है, एक बड़ा सा बंगला रहता है वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के पास, वहाँ पे गेट लगा रहता है। तो सिक्योरिटी गार्ड से कहती हैं कि मेरे पति की हालत बहुत ख़राब है और इस बंगले का जो मालिक है वो मेरा बेटा है, जाओ उनको बोल के आओ कि हाँ तुम्हारी माँ आई है, पैसे कुछ दे दें, हमारी मदद कर दे ताकि उसके पिताजी का जो है वो इलाज हो सके। तब वो पहले उसकी हालत देख के सिक्योरिटी गार्ड जो है वो समझता है कि शायद है कि ऐसा कोई पैसे मांगने वाली है, पर जब वो उसकी माँ बताती है तब यहाँ पे जो है वो उसको जाना पड़ता है। अंदर जैसे ही जाता है तो उस बुजुर्ग के बेटे को बेटे की जो वाइफ रहती है उसके बहू को, वो जिसका नाम ममता रहता है, और वो बुजुर्ग महिला जिसका नाम शांति रहता है, तो ममता के पास जाता है सिक्योरिटी गार्ड और कहता है कि साहब की जो मम्मी है वो आई हुई है, गेट के पास खड़ी हैं, आप जाइए और उनसे मिल लीजिए। तब वो जो है अपने हस्बैंड के साथ जाती है जिसका नाम सोनू रहता है। तो ममता जाती है सोनू के पास और कहती है कि देखो तुम्हारी माँ फिर से भीख मांगने आ गई, हमारी इज्जत जो बची कुची है वो भी शायद ये जो है ले डूबेंगी। इस तरीके से जो है वो हरकतें करती हैं, आए दिन पैसे मांगने चली आती हैं। तभी वो जो है लैपटॉप में मीटिंग कर रहा था तो गुस्से से लैपटॉप जो है वो बंद करता है और फ़ौरन बाहर आता है। जैसे ही गेट के पास आता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटे तुम्हारे जो पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम कुछ पैसे दे दो तो हम जो है उसका इलाज करवा दें उनका। तब वो कहता है कि अभी कुछ ही दिन पहले तो 2000 रुपये दिए थे, इतना जल्दी पैसे कैसे ख़त्म हो जाते हैं, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो, कहाँ ले जाते हो इतने पैसे, ये सारी चीज़ें जो है उसको ताना कसते हुए कहा। तब ममता कहती है कि जाइए जाइए और किसी से मांगिए। तब वो कहती है कि हम और किससे मांगे, जो भी जमा पूंजी थी वो तो तुमको दे दिया था, सब तुम लोगों पे जो है वो लुटा दिया था और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। तब वो कहती है कि हमको नहीं पता है, आप जाइए जहाँ से जाना हो, जिससे पैसे लेने हो वैसे, और वैसे भी अब उनकी उम्र हो गई है, मरने दीजिए, अब क्या उनको जीने का अब करके जी के करेंगे क्या। ऐसे सारे बहुत सारे ताने देती हैं जिसमें बुजुर्ग महिला रोने लगती है। तब जो है उसके बेटा जो है सोनू कार में बैठता है और कहता है कि ममता चलो हमको लेट हो रहा है। तब बुजुर्ग महिला जो कहती है कि रास्ते में ही तुम्हारे जो है पिताजी एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है, क्यों ना तुम मुझे वहीं पे छोड़ दो। तब वो ममता कहती है कि तुम्हारी इस कार में बैठने की औकात नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। अब दरवाज़ा जो है वो बंद कर देती है। तब वो बुजुर्ग महिला वहीं पे बैठ के रोने लगती है और सोचती है कि अब पैसे कहाँ से पाएँ और अपने जो पति का वो कहाँ से इलाज करवाएगी। तभी जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वो सारा नज़ारा देख रहा था आता है और बोलता है माता जी अगर आपको कितना पैसा चाहिए, शायद मेरे पास उतना हो। तब वो कहती है कि मुझे जो है वो 2000 रुपये चाहिए। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि 2000 रुपये तो नहीं, पर शायद है कि उसके करीब मेरे पास कुछ होगा। जैसे ही वो जेब में हाथ डालता है तो देखता है कि उसके 1500-1600 रुपये उसके पास थे।
तो वो कहता है कि इतने मेरे पास हैं, अगर इससे हो जाएं तो आप इसको ले लीजिए। तब वो फ़ौरन जो है उसके पैसे ले लेती है और धीरे धीरे जो है वो रोते हुए जाती है। तब सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं अपने साइकिल में आपको बिठा के छोड़ सकता हूँ हॉस्पिटल तक। तब वो कहती है कि नहीं, मैं बुजुर्ग हो चुकी हूँ, साइकिल में मुझसे बैठते ना बनेगा, और क्या पता कहीं कुछ हो कि हम भी गिर जाएं तो हमारा इलाज कौन कराएगा, इससे अच्छा है कि मैं पैदल ही चली जाऊंगी। ये कह के रोते हुए चली जाती है हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल में जैसे उसका पति जो है वो लेटे हुए थे, और वहाँ पे जब लेटे हुए तो देखते हैं कि शायद है कि जो शांति को जो है वो पैसे मिल चुके हैं, उसके लड़के ने जो है उसकी मदद कर दी है, तभी जो शांति है वो खुश है। पर जैसे ही करीब आती है तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा सब बयां कर रहा था, सब वो पढ़ सकते थे। तब वो कहते हैं कि फिर से तुम्हारे बेटे ने, लाडले बेटे ने कुछ भी मदद नहीं की। तब वो निराशा से कहती है कि नहीं, पर पैसों का बंदोबस्त हो गया है। और यहाँ पे दोनों लोग जो है वो रोने लगते हैं, सब व्यथा जो है एक दूसरे से बताते हैं क्या कुछ हुआ, कैसे सिक्योरिटी गार्ड ने उनको पैसे दिए, सारी चीज़ें जो है वो बताते हैं। तो यहाँ पे दोनों लोग जो है एक दूसरे को कोसते हैं और कहते हैं कि हमने सारी ज़मीन जायदाद सब एक लौटते लड़के के लिए बेच दी, और आज देखोगे हमारे साथ क्या हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे बगल में एक पंकज नाम का व्यक्ति लेटा हुआ था, और ये सारी किस्सा जो है वो सुन रहा था। तभी वो अचानक से उठता है और उसको पहचान जाता है कि जो शांति के पति हैं, तो शायद है कि वो पहचानता है। जैसे ही वो उठता है तो कहता है कि क्या आपने मुझे पहचान गई। तब वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो तुम्हें नहीं पहचाना। जो शांति के पति का ओम प्रकाश नाम रहता है, तो ओम प्रकाश को कहते हैं कि शायद आपने मुझे पहचाना है, कभी किसी ज़माने में आपने मुझे ट्यूशन पढ़ाया था, शायद आप गौर करिए कि मैं जो है वही पंकज हूँ जिसको आपने ट्यूशन पढ़ाया था। वो थोड़ा दिमाग में जोर डालते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ, याद आया, बिल्कुल याद आया। तो यहाँ पे जो है उसको याद दिलाते हैं। उसके बाद सारी चीज़ों को वो बयां करते हैं और कहते हैं कि आप लोग की इतनी ऐसी हालत, ऐसी अवस्था कैसे हो गई। तब वो सारी चीज़ें बताते हैं कि बच्चे थे, उससे पहले जो है जिम्मेदारियां बहुत सारी थी। जब हम जो है शादी हुई, उसके बाद हमारे जो माता पिता हैं उसका देहांत हो गया। 2 बहनें थी जिनकी हमने शादी की। उसके बाद हमारे जब लड़का हुआ उसको पढ़ाने लिखाने में सारा खर्चा हो गया। उसके बाद जो भी जो भी पूंजी थी, सारी जगह ज़मीन जो है वो बेच के हमने उसको बिज़नेस खुलवाया, और आज वो इतना बड़ा अमीर हो गया है कि हम ही लोग को घर से निकाल दिया। ये सुन के कहते हैं कि अगर शांति आंटी, अगर आपको मेरे घर जाना हो तो आप जाके बेफिक्र होकर रह सकती हैं। जब अंकल ठीक हो जाएंगे तो बेशक आप इनको कहीं भी ले जा सकती हैं। शांति थोड़ा हिचकिचाती है, पर ओम प्रकाश कहते हैं कि नहीं, तुम थक गई होगी, तुम चली जाओ पंकज के घर। पंकज के घर वो जाती है, और फिर जो है 2-3 दिन में ओम प्रकाश को भी छुट्टी मिल जाती है, और ओम प्रकाश भी करीबन 10 दिन पंकज के घर में रहता है। घर काफ़ी बड़ा रहता है, एक कमरे में दोनों लोग रहते हैं। वहाँ पे काफ़ी उनका स्वागत, सारी चीज़ों की व्यवस्था थी। जब पंकज कहता है कि अगर आप लोग को ऐतराज़ ना हो तो आप लोग यहीं रह लीजिए, तब वो कहते हैं कि नहीं, अब हम ठीक हो गए हैं, देखेंगे कोई और ठिकाना और कुछ भी करेंगे, पर तुम पे हम बोझ नहीं बनना चाहते। तब वो कहता है पंकज कि हमारा जो है फैमिली बिजनेस है, 2 हमारे जो हैं वो कपड़े की दुकान है, पर एक में तो मैं बैठता हूँ, सारा हिसाब किताब करता हूँ। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो क्यों ना मैं जो है दूसरे, जहाँ मेरे पिताजी बैठते हैं जिस दुकान में, वहाँ पे मेरे पिताजी जो है हिसाब किताब में तेज नहीं हैं, तो अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो क्यों ना आप उस दुकान में बैठे जाइए, ताकि आप हिसाब। पंकज की बात सुन के बुजुर्ग व्यक्ति जो है ओम प्रकाश, वो भी मान जाते हैं, और जो है उन्हीं के दुकान में जो है वो काम करने लगते हैं हिसाब किताब का। यहाँ शांति भी उनके घर में रहती है। पंकज का ये कहना था कि अगर आपको जो हम तनख्वाह देंगे, अगर आपको हिचकिचाहट लगती तो आप हमारे घर में रहते हैं तो कुछ किराया आप दे सकते हैं, और तसल्ली से आप यहीं पे रहिए। उनको जो है अच्छा खासा जो है वहाँ पे जम गए थे, और उसके बाद जो है 2 से 3 महीने बाद उनको इकट्ठा जो है प्रकाश को कुछ पैसे वो देते थे अपनी तनख्वाह से, और ये कहते थे कि हम जो रहते हैं उसका खर्चा है। इसी तरीके से 1-1.5 साल जो है इसी तरीके से चलता गया, और वो कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए। कुछ पैसे इकट्ठा करने के बाद एक दिन पंकज और पंकज के पिता जो हैं वो बैठे हुए थे बाहर। तभी ओम प्रकाश जी जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठा हो गए हैं, उस पैसे का मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, इससे तुम लोग से राय लेना चाहता हूँ। तब पंकज कहते हैं कि आपको अगर पैसे आप इकट्ठा कर लिए हैं तो क्यों ना आप खुद का एक जो है कपड़े का
छोटा सा दुकान खोल लीजिए। तो यहाँ पे ओम प्रकाश कहते हैं कि नहीं, ये कपड़े की दुकान तो आप लोग की है, उसमें मैं कैसे खोल सकता हूँ। तब वो कहते हैं कि नहीं, खुद का धंधा बहुत अच्छा रहता है, इससे अच्छा है कि आप लोग जो है दोनों लोग वहीं पे बैठा करिएगा और आप लोग का जो है टाइम भी पास हो जाएगा और दोनों लोग उसी दुकान में अपने हिसाब से जो है मेहनत करेंगे, उस हिसाब से आप लोग को प्रॉफिट भी मिलेगा। तब यहाँ पे पंकज ने ये सलाह दी। ओम प्रकाश अपनी बीवी के पास जाते हैं, शांति के पास, और कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तब शांति कहती है कि ये क्या कर रहे हो, जहाँ जिस थाली में तुमने खाया उसी में छेद करने की तुम सोच रहे हो। तो ओम प्रकाश कहते हैं कि नहीं, मैंने ये नहीं सोचा है, ये पंकज ने खुद बोला है कि अगर आप लोग जो है पैसे इकट्ठा हो गए हैं तो क्यों ना एक छोटी सी जो है कपड़े की दुकान खोल लें। तो शांति बोलती है ठीक है, अगर पंकज ने कहा है तो क्यों ना खोल लिया जाए। तो यहाँ पे जो है छोटी दुकान खोलते हैं और यहाँ पे अपना जो है वक्त इसी तरीके से काट रहे थे दोनों लोग। अब खुशी खुशी जो है अपना वक्त जो है वो बीत रहा था। तभी अचानक से जो है वो लोग जो है थोड़ी सी और सेविंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक दिन जो है शांति के पास ओम प्रकाश जाते हैं और कहते हैं कि पहले तो घर की जिम्मेदारियाँ थी, 2 बहनें थी जिनकी शादी करनी थी, उसके बाद हमारे बच्चे हो गए जिनमें हम रह गए, और बच्चों हमारे अपने बेटों को पहले पढ़ाई में टेंशन में जो है सारी ज़िंदगी चली गई, पढ़ाई में उसके पूरी अपनी कमाई लगा दी। उसके बाद जब बिज़नेस उसका खड़ा करना था तब हमने पूरी जगह ज़मीन अपनी सारी कमाई उस पर लुटा दी, परंतु में हमें कुछ नहीं मिला। और ना इस बीच मैंने तुमसे कभी भी कुछ पूछा कि तुमको क्या पसंद है, तुम्हारी कोई इच्छा है, अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो तुम मुझे आज बताओ। शांति हंस के कहती है कि अच्छा, इतने सालों बाद याद आया है। तब वो कहते हैं कि वक्त ही ऐसा कुछ हुआ कि आज मैं तुमसे इसीलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या इच्छा है, तुम्हें क्या लेना है, तुम आज मुझसे कह सकती हो। आज मैं इतने लायक हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। तब यही कह के शांति की आंखों में जो है वो आंसू आ गए और उसको वही बातें याद आने लगी कि उसकी बहू ने कहा था कि तुम इस कार में बैठने लायक नहीं हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इस कार में बैठो। तब वो कहती है कि ममता ने मुझे ऐसा कहा था, अगर हो सके तो एक छोटी सी कार क्यों ना हम लोग ख़रीद लें। तो ओम प्रकाश कहता है कि ठीक है। उसके 1 हफ्ते बाद जो है पंकज के साथ एक छोटी सी कार जो है उन लोग फाइनेंस करते हैं और किस्तों में जो है उसको ख़रीद लेते हैं, कि किस्त बनवा लेते हैं जो कि आसानी से वो चुका ले। और उसके बाद वो दोनों कार से जो है सोचते हैं कि अब जो है मंदिर की तरफ चला जाए, और दोनों ही जन मंदिर की तरफ जाते हैं। और वहाँ पहले ही बहुत सारी मिठाइयों के डिब्बे ले लेते हैं, मिठाई ले लेते हैं। उसके बाद जैसे ही पूजा पाठ करके मंदिर से बाहर निकलते हैं तो ओम प्रकाश कहते हैं शांति, जितने भी मिठाई के डिब्बे हैं सभी गरीबों में बांट दो। जैसे ही बांटने लगती है शांति तो देखती है कि उसके जो बेटा और जो बहू थे वो लोग भी उसी लाइन में बैठे हुए थे। ये देख के आश्चर्यचकित हो गए, जिनके पास इतनी संपत्ति, इतना अच्छा बिजनेस था, ऐसे कैसे हो गया। तब वो कहते हैं कि जैसे वो देखता है तो शांति उन दोनों को इग्नोर कर देती है और फ़ौरन अपने कार के पास आके खड़ी हो जाती है और ओम प्रकाश से कहती है कि देखा आपने वहाँ पे कौन बैठा हुआ है। तो ओम प्रकाश कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा। तब वो कहती है कि देखिए आप वहाँ पे देखिए एक बार नज़ारा कि कौन बैठा है। देखते हैं तभी बोलते हैं कि हम उनको नहीं पहचानते और तुम भी उनको ना पहचानो, वो हमारे कोई नहीं लगते हैं। तो बेटू और बहू उनके पैर पकड़ने लगते हैं और कहते हैं कि आप लोग के पास इतनी अच्छी जो है कार आ गई है और आप लोग की इतनी अच्छी स्थिति हो गई है, क्यों ना आप हमारी भी थोड़ी मदद कर दें। तब ओम प्रकाश कहते हैं कि नहीं, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, जो भी है वो हमने खुद कमाई है, हम किसी की बदौलत नहीं है। और तुम अपनी स्थिति जो भी जैसा तुम्हारे पास तो बहुत पैसा था, अब तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है, तुम अपने ज़िंदगी अपने ऐशो आराम अपने हिसाब से जियो। अब सोनू कहता है कि पिताजी, मेरा बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, जिसके कारण मुझे जो है अपना घर सब कुछ बेचना पड़ा और आज इस नौबत में आ गए हैं कि हमें भीख मांग के जो है सब कुछ काम चलाना पड़ता है, क्योंकि हम जो है हमें सब जगह से निकाल दिया गया है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोन थे जिसको हम चुका नहीं पाए, खुद ही अपना मुँह छिपाते हुए इधर उधर भीख मांगते हुए बैठे हुए हैं। तब ओम प्रकाश कहते हैं कि सब अपना किया हुआ करते हैं, अपना किया हुआ कमाते हैं, तुम लोग भी अपना देखो और जो भी करना है तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। हम अपनी बच्चा कुछ ज़िंदगी जो है एक दूसरे पे बिताना चाहते हैं। ये कह के जो है कार में बैठ के दोनों लोग निकल जाते हैं। इस पूरी कहानी से जो है जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, और माँ बाप का अगर आपने कुछ ऐसा अनादर किया है तो कहीं ना कहीं आपको भुगतना तो बिल्कुल पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं है तो बिल्कुल ऐसा है। बहुत लोग ऐसी कहानियों को, ऐसे किस्से को सोचते हैं कि मनगढ़ंत है, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कहानियाँ जो हैं
कहीं घटित होती हैं तो ही सामने आती हैं ऐसी कहानियाँ। तो इससे आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखिए। अपने माता पिता का जो है इस तरीके से अनादर करेंगे तो आपको भी कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा। इस पूरी घटना को, पूरी कहानी को सुनने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।